नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। धुरंधर ने ध्वस्त कर दिया सिर्फ बॉलीवुड को नहीं, बॉलीवुड के उन सभी नैरेटिव को जो पिछले कम से कम, अगर आप पूरी तरह से ये ना कहें कि 50 वर्ष से चल रहा था, तो 70 के दशक से लेकर अब तक 40-50 वर्षों का जो नैरेटिव चल रहा था, और उसमें खास तौर से एक जो वर्ग आया, उन्होंने जिस तरह से प्लानिंग की और जिस तरह से भारत विरोध का और एक धर्म विशेष के विरोध का नैरेटिव गढ़ा, उस नैरेटिव को धुरंधर ने ध्वस्त कर दिया। और इसी धुरंधर के इस नैरेटिव के बाद बड़ी बौखलाहट है देश के अंदर। लेकिन असली जगह तो आपकी नजर जा ही नहीं रही है। मैंने 2-3 साल पहले इसके ऊपर डिटेल वीडियो बनाया था और मैंने आपसे वायदा किया था कि मैं आपको दोबारा इसकी जानकारी दूंगा, जिसकी चर्चा सिर्फ धुरंधर फिल्म में इशारों में हुई है। लेकिन आज मैं उन इशारों को आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं और परत खोल रहा हूं। आप में से बहुत सारे दर्शक जिन्होंने मेरे पहले शो को देखा होगा, उन्हें इसके बारे में मालूमात होगी। लेकिन जो हमारे नए दर्शक हैं और जो जो दर्शक आज हमें देख रहे हैं, उनके लिए यह चौंकाने वाला खुलासा होगा। इस खुलासे के बाद अभी तक जो आप धुरंधर फिल्म की नैरेटिव को, एंटी इंडिया स्टैंड को, कैसे बॉलीवुड बहुत माइन्यूटली दोस्त बन करके किस तरह से दगाबाजी करता रहा, बहुत माइन्यूटली। ये फिल्म धर्मा प्रोडक्शन भी बना सकती थी, ये फिल्म भाईजान का भी प्रोडक्शन बना सकता था, ये फिल्म महेश भाई का भी प्रोडक्शन बना सकता था, और भी प्रोडक्शन हाउसेस हैं जो बना सकता था, लेकिन नहीं बनाया। अब आप कहेंगे कि इस तरह का कथानक जो है वो आशीष धर साहब लेकर के आ गए और जियो ने उसे प्रमोट किया है, और बहुत सारे इसमें फाइनेंसर होंगे। महज 24 दिन के अंदर 1100 करोड़ का बिजनेस धुरंधर कर चुका है। 1100 करोड़ का, सारे रिकॉर्ड ध्वस्त हो गए हैं बाहुबली के बाद। और अभी लगातार ये फिल्में, ये थिएटर में मल्टी शो चल रहा है और दर्शक की भीड़ कम नहीं हो रही है। इवन नाइट शोज जो चल रहे हैं उसमें भी ठंड के भी हालात में लोग जा रहे हैं लगातार। यह है नैरेटिव की ताकत। बड़ी रुदाली शुरू हो गई, गाली गलौज हो रही है, मार काट दिखाया जा रहा है, पाकिस्तान को विलेन के रूप में दिखाया जा रहा है। मैं तो कहता हूं, पाकिस्तान को जिस तरह से विलेन के रूप में दिखाया है वो बहुत कम है। असली विलेन तो हमारे देश में मौजूद है। उस तरफ सिर्फ इशारा किया है इस फिल्म में। तो आज मैं परत आपको खोल करके सुनाता हूं। ब्रिटिश कंपनी है डेलारू, DELARUE, डेलारू। इस कंपनी के साथ भारत सरकार ने 2004 में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, और कॉन्ट्रैक्ट था, जो करेंसी है, जो नोट है, जो प्रिंट होता है, वो सिक्के वाला नहीं, जो प्रिंटेड करेंसी जिसको आप कहते हैं, उसका जो पेपर है, वो पेपर बनाती है डेलारू कंपनी, ब्रिटेन की कंपनी है। इस डेलारू कंपनी को नोट छापने के लिए भारत सरकार ने 2000 में कॉन्ट्रैक्ट दिया, और वो कॉन्ट्रैक्ट इसलिए दिया कि काउंटरफीट करेंसी जो है वो, उसकी संख्या बढ़ती जा रही है, मतलब नकली नोटों का बाजार बड़ा बढ़ रहा है। उसको काउंटर करने के लिए इस डेलारू कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया भारत सरकार की तरफ से। फाइनेंस मिनिस्टर थे पी चिदंबरम साहब।
एक और ऑफिसर का भी नाम आएगा। भारत में नासिक में अपना जो टकसाल है, वहां से 1928 से और आज भी कई नोटों की छपाई होती है, लेकिन वहां से छपाई करने के बजाय डेलारू कंपनी को दी गई। कोई बात नहीं है, यहां तक बात समझ में आती है कि आपने गुणवत्ता को ध्यान में रखा, आपको क्वालिटी पेपर चाहिए था, ऐसे पेपर चाहिए थे जिसका कि कोई कॉपी नहीं हो सके। इसी के लिए आपने दिया था उसको कॉन्ट्रैक्ट डेलारू को कि कोई कॉपी नहीं हो, कोई नकली नोट ना बने। लेकिन इसी धुरंधर मूवी में बजाप्ता जिक्र हुआ कि सरकार के एक मंत्री और उनका पुत्र दुबई में पाकिस्तानी आउटफिट से मुलाकात करता है और उसमें वो एक आदान प्रदान करता है बॉक्स का, और बॉक्स होता है जो प्रिंटिंग डिटेल्स होते हैं ना, उसका आदान प्रदान होता है। अब पाकिस्तान का जिक्र क्यों आ रहा है? क्योंकि इसी डेलारू कंपनी के पास पाकिस्तानी करेंसी को प्रिंट करने का भी कॉन्ट्रैक्ट है। मतलब डेलारू कंपनी जो पेपर भारत भेजती है, वही पेपर पाकिस्तान भेजती है। सिमिलर पेपर है, सिमिलर। अब वहां से प्रिंट होकर के अगर आपके पास चीजें आ रही हैं, तो उसमें जरा सा फेरबदल करना है। ये जो आपके टेलीविजन पे, आपके मोबाइल पे या लैपटॉप पे ये जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये भारत की तरफ गांधी का तस्वीर, गांधी की, और दूसरी तरफ जिन्ना साहब का तस्वीर है। लेकिन पेपर वही है। पेपर बहुत महत्वपूर्ण है मित्रों। पेपर से बाकी चीज जो डिटेलिंग्स होती है, वो लाइनिंग, सिल्वर लाइनिंग और भी मार्किंग, नंबर, बहुत सारी चीजें होते हैं जिससे आप नकली और असली का पता करते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण होता है पेपर। उसकी मोटाई, उसकी चौड़ाई या उसकी जो डिटेलिंग है, वो अगर मैच कर रही है तो आप आसानी से पकड़ नहीं पाएंगे कि कौन नकली और कौन असली है। और अगर बाकी डिटेल आपको मिल जाए कि भाई भारत में जो नोट छप रहा है उसमें किन किन चीजों का इस्तेमाल हो रहा है, गांधी जी की तस्वीर हो रही है, कौन से सिल्वर लाइन का इस्तेमाल हो रहा है, नंबर्स के क्या डिटेल्स हैं, ये बड़ी आसानी से हो सकता है। लेकिन पेपर महत्वपूर्ण है। अगर पेपर पता चले कि दोनों पेपर दो है, तो आप फौरन पकड़ लेंगे कि साहब ये पेपर और ये पेपर में अंतर है। फौरन से पेशतर आप पकड़ लेंगे। तो पेपर जो कंपनी बना रही है, वही भारत को सप्लाई कर रही है और वही पाकिस्तान को सप्लाई कर रही है। और 2007 का जिक्र वो कर रहे हैं कि दुबई में मुलाकात होती है और बाजाप्ता इशारा करते हैं कि मंत्री और पुत्र का। ये मंत्री और पुत्र कौन है? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने कहा कि मंत्री और मंत्री का पुत्र संभवतः इस खेल में शामिल है। लेकिन मामला भारत का इंटेलिजेंस ने भी कहा, इंटेलिजेंस एजेंसी ने भी कहा, लेकिन मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया और वो कंटिन्यू रहा डेलारू के साथ कॉन्ट्रैक्ट। 2010 में जब वित्त मंत्री परिवर्तित होते हैं और प्रणब मुखर्जी इस देश के वित्त मंत्री बनते हैं, उन्होंने पहला काम किया, इस डेलारू कंपनी से जो भारत सरकार का कॉन्ट्रैक्ट था उसको डिसकंटिन्यू कर दिया। भारत सरकार के इस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर दिया डेलारू कंपनी के साथ। और न सिर्फ खत्म किया, बल्कि डेलारू को ब्लैकलिस्ट कर दिया। इसी कांग्रेस की सरकार थी, उसी मनमोहन सिंह की सरकार थी, उसी सोनिया गांधी की सरकार थी। मनमोहन सिंह की सरकार में दूसरे वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी, जिस कंपनी को मनमोहन सिंह के पहले वित्त मंत्री कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, दूसरे वित्त मंत्री उसको कैंसिल करते हैं और कैंसिल करने के बाद डेलारू को ब्लैकलिस्ट करते हैं।
खेल अभी यहां पर खत्म नहीं हुआ, अद्भुत खेल चल रहा है। उसके बाद प्रणब मुखर्जी भारत के राष्ट्रपति बन जाते हैं और फिर से वित्त मंत्रालय की कमान ये प्रणब मुखर्जी को पी चिदंबरम को मिलता है। और पी चिदंबरम 2012-14 में सरकार चली गई है, ध्यान रहे। 2012 में एक ब्यूरोक्रेट की बहुत ही संदिग्ध संलिप्तता की खबर है और वो ब्यूरोक्रेट है दयाराम जी। अभी मैं वो आपको डिटेल पढ़ करके सुनाता हूं, जिसके बाद आप कहेंगे कि इस देश में क्या चल रहा है। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। In 2010, the firm was blacklisted by the Home Ministry under pressure from the Finance Minister Pranab Mukherjee due to these security concerns and quality control issues. उस वक्त होम मिनिस्टर थे प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी को इंटेलिजेंस की रिपोर्ट मिलती है कि साहब ये काउंटरफीट करेंसी को बाजाप्ता हम बढ़ावा दे रहे हैं क्योंकि हमने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है डेलारू कंपनी से और डेलारू कंपनी पाकिस्तान को भी सप्लाई कर रहा है पेपर। तो इन्होंने कहा कि उसे प्रतिबंधित कीजिए। हाउएवर व्हेन चिदम अब एक सेकेंड, अब Finance Minister in 2004, P. Chidambaram approved a contract for a UK-based firm, Delaru, to supply a critical security thread of Indian banknotes. Details of controversy क्या है साहब? In 2004, the Ministry of Finance under Chidambaram authorized an exclusive agreement with Delaru for a specific color SWIFT security thread embedded in currency notes designed to prevent counterfeiting. The initial agreement was for 5 years. ये काउंटरफिट करेंसी को ही काउंटर करने के लिए इन्होंने एग्रीमेंट दिया डेलारू को, और ये जो पहला एग्रीमेंट था वो सिर्फ 5 साल का था, मतलब 2004 था तो 2009 में ये कॉन्ट्रैक्ट को खत्म हो जाना था। अब जो नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न हुआ, द कोर कंट्रोवर्सी stems from the fact that Delaru was also supplying currency paper and materials to Pakistan. Indian intelligence agencies found that this overlap allegedly facilitated Pakistan's inter-services intelligence (ISI) in printing high-quality fake currency notes (FICN). अब ये जो ISI है, ये फेक करेंसी का पूरा बाजार सीमा के उस पार बनाया हुआ है और इसी चीज को फिल्म में फिल्मांकन किया है धुरंधर में। आगे देखिए, इन 2010 द फर्म वाज ब्लैकलिस्टेड बाय द होम मिनिस्ट्री अंडर प्रेशर फ्रॉम द फाइनेंस मिनिस्टर प्रणब मुखर्जी ड्यू टू दीज सिक्योरिटी कंसर्न्स एंड क्वालिटी कंट्रोल इश्यूज। और उस वक्त जो होम मिनिस्टर थे, उनको जब ये फाइनेंस मिनिस्टर बनते हैं प्रणब मुखर्जी, तो उनको कहते हैं कि साहब इसको बंद कीजिए, डेलारू से कॉन्ट्रैक्ट खत्म कीजिए। अब डेलारू से कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है। द प्रैक्टिस ऑफ सोर्सिंग सिक्योरिटी मटेरियल्स फ्रॉम डेलारू वॉज स्टॉप्ड आफ्टर द मोदी गवर्नमेंट टू 2042। अब 14, अब ये तो अभी बाद में आते हैं, 2014 तो अभी बाद में आ जाता है। 2000 the matter has been a subject of significant political debate with critics like Subramaniam Swamy blaming Chidambaram for compromising national security. The recent movie Dhurandhar has also brought the incident back into public domain. अब अरविंद मायाराम नाम का व्यक्ति है,
जो इन्वेस्टिगेशन जो चल रहा है, द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई लेटर बुक फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी अरविंद मायाराम in connection with alleged corruption and dubious contracts related to the Delaru deal, investigating if the firm was given illegal contract extensions. अब ये जो अरविंद मायाराम है, दयाराम माफ कीजिएगा, ये अरविंद मायाराम फाइनेंस सेक्रेटरी रहे हैं और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशंस ने इनके खिलाफ चार्ज किया कि संभवतः इनकी संलिप्तता हो सकती है डेलारू कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन करने के लिए। अब ये सीबीआई इसकी तहकीकात कर रही है, लेकिन फिल्म में जिस बात का जिक्र है, मंत्री और मंत्री के पुत्र 2010 में ब्लैकलिस्ट किया गया। अब ये जो अरविंद मायाराम है, अब इसकी कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। ये जाते जाते 2012 में खेल कर गए। प्रणब मुखर्जी चले जाते हैं, एलिवेट होकर के प्रेसिडेंट बन जाते हैं, फिर दोबारा पी चिदंबरम फाइनेंस मिनिस्टर बनते हैं और 2012 में ये अरविंद मायाराम के सौजन्य से और पी चिदंबरम जी के सौजन्य से डेलारू कंपनी को दोबारा कॉन्ट्रैक्ट मिल जाती है करेंसी प्रिंट करने वाले करेंसी नोट को सप्लाई करने की। वही करेंसी जो कि पाकिस्तान में सप्लाई हो रहा है, फिर 2012 में हो जाता है। और इसी पिता पुत्र के तरफ संभवतः इशारा किया गया है फिल्म में कि कार्तिक चिदंबरम और पी चिदंबरम संभवतः, मैं इसको कंफर्म नहीं कर रहा हूं, लेकिन चूंकि फाइनेंस मिनिस्टर पी चिदंबरम 2004 में पहली बार बेलारूस को कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाले थे और दोबारा 2012 में, जब 2010 में ब्लैकलिस्ट किया गया प्रणब मुखर्जी के हस्तक्षेप के बाद, तो दोबारा 2012 में उनको फिर से डेलारू को कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन करने के लिए भी पी चिदंबरम जिम्मेदार है और इसकी इंक्वायरी अभी चल रही है। और इसीलिए पी चिदंबरम जी भारतीय जनता पार्टी के प्रति बड़ा सॉफ्ट हैं। ये सेडिशन का चार्ज इस दोनों पिता पुत्र पर लगना चाहिए, अगर ये बात सही है। मुझे नहीं मालूम, ये तो इन्वेस्टिगेशन का विषय है, लेकिन कार्तिक चिदंबरम लगातार लंदन की यात्रा करते रहते हैं, हाई फ्लाइंग है। और भारत में तो कहा जाता है मित्रों कि सबसे अमीर कोई पॉलिटिशियन है तो माननीय चिदंबरम जी हैं। और चिदंबरम जी का जो अपना पारिवारिक बैकग्राउंड है वो भी बैंकिंग से ही जुड़ा हुआ है। इनके पिताजी बैंकर थे और फिर ये इंश्योरेंस, बैंक, इस सब से इनका बहुत गहरा नाता है राजनीति में आने के पहले से। तो बैंकिंग सिस्टम को, इंश्योरेंस सेक्टर्स को भली भांति ये पिता पुत्र दोनों समझते हैं। ऊपर से इन्होंने लॉ की डिग्री ले रखी है, बड़े लॉयर भी हैं वो। तो एक तो करेला, ऊपर से नीम चढ़ गए हैं ये। एक तो फाइनेंशियल विजार्ड हैं ये, पारिवारिक इनका धंधा रहा है, और दूसरा इन्होंने लॉ कर लिया है, तो कानूनी दांव पेच भी ये जानते हैं और बड़ी अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं। मद्रास यूनिवर्सिटी के पास आउट हैं, मद्रास से इन्होंने लॉ की डिग्री ली। बड़ा इनका पैसा इनके पास है, तो जो कुछ भी ब्रांडिंग होती है वो बड़ा शानदार होती है साहब। माननीय पी चिदंबरम जी की बड़े विजार्ड हैं पी चिदंबरम जी। इनके विजार्डनेस का खेल देखिए। फिल्म इशारा कर रही है, नाम नहीं ले रही है, लेना चाहिए नाम, हालांकि काल्पनिक किया। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि धुरंधर का जो असली विलेन है वो तो अभी आना बाकी है। क्या मार्च 2026 में जब धुरंधर 2 रिलीज होगा तो क्या उस वक्त इन लोगों के नाम पब्लिक किए जाएंगे? जिस हैंडलर की बात हो रही थी मुंबई अटैक में 26/11 के अटैक को लेकर के, कौन उसको ब्रीफ कर रहा था, वो मीडिया पर्सन जिसके रिकॉर्ड्स को देख करके वहां से खेल चल रहा था, इन सब की इंक्वायरी होनी चाहिए थी। बहुत सारे मीडिया के लोग इन कनाइवेंस विथ ये जो कश्मीरी सेपरेटिस्ट हैं उनके साथ उनका बड़ा गहरा रिश्ता है, और वो लोग पिछली सरकार में
समझिए मंत्री अपॉइंट करते थे। उस चैनल विशेष की सेरेमनी होती थी प्रेसिडेंट भवन में। तो क्या भारत सरकार में जिन पत्रकारों की दखल थी, वो सारे इंफॉर्मेशन लीक किए जाते थे पाकिस्तानी हैंडलर को, क्योंकि उनके रिश्ते सेपरेटिस्ट से हैं, ये जग जाहिर हो गया है। एक पत्रकार मोहतरमा हैं, उनकी शादी हो रखी है, हालांकि वो पब्लिकली नहीं कहती हैं, उनकी शादी हुई है कश्मीरी सेपरेटिस्ट से। वो भी एक बैंकर हैं, कमाल की बात है, वो भी एक बैंकर ही है। ये खेल बड़ा तगड़ा है। जो कश्मीर बैंक है ना, उसके वो बैंकर रहे हैं, वो बड़े उच्च पदों पर रहे हैं, उनसे उनकी शादी हुई है उस मुहतरमा की। हालांकि वो शादी को छुपा ली है, वो पब्लिक डोमेन में लाती नहीं है। बहुत सारे ऐसे पत्रकार थे जो मनमोहन सिंह की सरकार में सीधी दखल रखते थे, प्रधानमंत्री के ऑफिस में, प्रधानमंत्री के निवास पर, और सारे इंफॉर्मेशन क्या कश्मीरी सेपरेटिस्ट के से पाकिस्तानी हैंडलर को दी जा रही थी। इस सब की इंक्वायरी, बृहत्तर इंक्वायरी की डिमांड क्यूबाइड नेटवर्क करता है। और अगर कार्तिक चिदंबरम और पी चिदंबरम के बारे में धुरंधर ने इशारा किया है, तो इशारा क्यों किया है? नाम लीजिए, आप नाम लीजिए, असली विलेन अगर वो हैं तो नाम लीजिए, और नहीं है तो बताइए कि कौन है मंत्री और उनके पुत्र जो दुबई में मुलाकात करते हैं। या ये कल्पना है? ये कोरी कल्पना नहीं है, ये वृत्त चित्र नहीं है, धुरंधर वृत्त चित्र नहीं है। धुरंधर मूवी जब शुरू होती है तो सीधा पहले ही कहती है कि सत्य घटनाओं पर आधारित ये फिल्म है, और बजाबता उसका जिक्र करते हैं। मुंबई जो टेरर अटैक हो रहा है उसके ऑडियो वो रिलीज कर रहे हैं। रूपांतरण, नाट्य रूपांतरण हुआ है, नाट्य रूपांतरण आप देख रहे हैं उसमें कि कैसे अक्षय खन्ना, अर्जुन रामपाल जो मेजर इकबाल बना है, रहमान डकैत जो अक्षय खन्ना बने हैं, और रणवीर सिंह जो जमाली बना है, हमजा बना है, वो किस प्रकार से रणवीर सिंह की भूमिका, और आर माधवन जो शायद एनएसए डोभाल बने हैं, इन सबका किरदार बहुत महत्वपूर्ण है। तो ऑलमोस्ट ये सत्य घटनाओं पर आधारित है। थोड़ा बहुत इसमें फिल्मांकन के लिए जो थोड़ा रोमांटिसिज्म है, इस सबका जिक्र किया गया है, वो अलग विषय हो सकता है, लेकिन पूरी तरह से ये मूवी सत्य घटनाओं पर आधारित है। और उसमें अगर ये फिल्म 70 mm पर डंके की चोट पर डिक्लेयर कर रहा है कि भारत सरकार का एक मंत्री और उनका पुत्र दुबई में पाकिस्तानी हैंडलर से मुलाकात करता है और प्रिंटिंग के मटेरियल को एक्सचेंज करता है, तो वो मंत्री कौन है, उनका पुत्र कौन है? आशंका तो हो रही है कार्तिक चिदंबरम पे, आशंका हो रही है पी चिदंबरम पे। सत्यता की पुष्टि क्यूबाइड नेटवर्क नहीं करती है, लेकिन आशंका तो व्यक्त की ही जा सकती है। क्यों आशंका व्यक्त की जा सकती है? क्योंकि अरविंद मायाराम इन्वेस्टिगेशन के घेरे में है। वो जो सीनियर ब्यूरोक्रेट थे, जो फाइनेंस सेक्रेटरी थे, और अरविंद मायाराम से पी चिदंबरम जी की साठगांठ अच्छी रही है। और साहब जब प्रणब मुखर्जी उसको ब्लैकलिस्ट करते हैं, तो आप दोबारा ब्लैकलिस्ट को खत्म क्यों करते हैं? फिर उनको सैंक्शन क्यों कर देते हैं? फिर उनको कॉन्ट्रैक्ट क्यों दे देते हैं? तो सवाल तो स्पष्ट है। इसलिए धुरंधर मूवी में जो इशारा किया है, वो इशारा आपकी तरफ जा रहा है। 2004 में कॉन्ट्रैक्ट देने वाले पहले वित्त मंत्री आप हैं, फिर उसको आगे बढ़ा रहे हैं, और फिर 2010 में ब्लैकलिस्ट होता है दूसरे वित्त मंत्री के द्वारा, और फिर जब आप वित्त मंत्री बन के आते हैं तो फिर आप कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं, ब्लैकलिस्ट को उठा लेते हैं, इस लिफ्ट को लिफ्ट कर लेते हैं, बैन को हटा देते हैं। विलेन भारत के अंदर है, और भारत सरकार 2014 में आने के बाद इस पर जांच बिठा चुकी है, लेकिन कुछ भी सामने नहीं आ रहा है। क्या हो रहा है? गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? अगर भारत सरकार का पूर्व मंत्री और उसका बेटा इसमें शामिल है तो गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा है? कौन रोक रहा है? फिर अगली घटनाएं होगी क्या?
धुरंधर मूवी में साफ दिखाया जा रहा है, जियाउल हक के बारे में चर्चा की जा रही है कि भारत को 1000 जख्म दो, 1000 जख्म देने का सिलसिला जारी है। बालाकोट हो गया, पुलवामा हो गया, सब हो गया। उसके बाद अभी घटना हो गई कश्मीर में, ऑपरेशन सिंदूर के पहले, फिर और इंतजार कर रहे हैं। तो जो भारत के हैंडलर हैं उन्हें गिरफ्तार कीजिए। भारत सरकार से मैं डिमांड करता हूं कि भारत के हैंडलर, जो भारत के दुश्मन यहां बैठे हैं, उस पाकिस्तानी क्रूर हैंडलर से भी ज्यादा खतरनाक ऐसे लोग हैं जो भारतीय सिस्टम में बैठ करके भारत के खिलाफ छद्म युद्ध कर रहे हैं अपने निजी लाभ के लिए, निजी स्वार्थ के लिए। वो कौन है, उसका नाम डिक्लेयर करे भारत सरकार। इशारों में काम नहीं चलेगा। आप सिर्फ कबड्डी खेलेंगे, आरोप लगा करके निकल जाएंगे और निकलने देंगे। सीबीआई इन्वेस्टिगेशन भी करती रहेगी, फिल्में भी बनती रहेंगी और नाम कभी नहीं आएगा सामने, उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी। यह देश प्रेम नहीं है। तो माननीय मोदी जी, अब आपसे देश सवाल पूछ रहा है, आप गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे हैं? उनके खिलाफ ये इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं कर रहे हैं? फिर धुरंधर मूवी आएगी, फिर होगा, फिर वो पैसा कमा लेगा, निकल जाएगा, हो गया। ये क्या चल रहा है देश में? फिल्में बनती रहेंगी और वो मनोरंजन के लिए फिल्में बनेंगी क्या? ये फिल्म मनोरंजन के लिए नहीं है। तो अगर ये फिल्म मनोरंजन के लिए नहीं है तो इस पर कार्रवाई कब होगी? जो असली देशद्रोही है उसके बारे में आपको जानकारी है, सब जानकारी है आपको। जब सब जानकारी है तो एक्शन कब होगा? और तीसरा टर्म आपका चल रहा है, 2014 से ही आपको इस बात की जानकारी है कि इतना बड़ा खेल चल रहा है देश में। फिर आप किसे बचा रहे हैं, क्यों बचा रहे हैं? सवाल आप पर भी उठेगा, उठेगा। ये पूरा देश सवाल करेगा आपसे। प्रधानमंत्री जी और हमारी जो वित्त मंत्री हैं, उनके तरफ से कोई बयान नहीं आ रहा है। क्या खेल चल रहा है साहब? क्या अभी भी कोई मोल है इस सिस्टम में? और अगर है तो देश बर्दाश्त नहीं करेगा। देश को जवाब देना पड़ेगा सरकार को। उन लोगों की गिरफ्तारी करनी पड़ेगी जिसने देश के साथ गद्दारी की है, देश का सौदा किया है। डेलारू कंपनी का क्या पूरा कॉन्ट्रैक्ट है, कैसे उसको दिया गया, कौन कौन उसमें शामिल है? फिल्म में अगर मंत्री और पुत्र की बात की गई है तो वो कौन है? कौन है बताए? वो नाटक नहीं है, फिल्म। मित्रों, सब कुछ आपके सामने है। किस वित्त मंत्री ने कॉन्ट्रैक्ट दिया, कब वो ब्लैकलिस्ट हुआ, किस वित्त मंत्री ने उसको ब्लैकलिस्ट किया, फिर दोबारा किस वित्त मंत्री ने उस ब्लैकलिस्ट को उठाया और फिर कॉन्ट्रैक्ट दिया, सब आपके सामने है। क्यों दिया, काहे दिया? नकली नोट चल रहे हैं। फिल्म ने इसका पूरा जिक्र किया कि वो कराची से पहुंचता है कतर और कतर से पहुंचता है नेपाल, नेपाल से पहुंचता है भारत, और भारत में वो जो बूचड़ खाने हैं ना, पूरा बाजार धंधा चल रहा है साहब। इसीलिए माननीय कपिल सिब्बल जी के पेट में बड़ा दर्द होगा, क्योंकि बहुत सारे बूचड़ खाने के मालिक हैं वो। अब ये सच्चाई क्या है मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये चर्चा है पावर गैलरी में कि उनकी पत्नी जो है वो कोई किसी बूचड़ खाने की मालकिन है, क्या है भगवान जाने, मुझे नहीं मालूम सच्चाई क्या है। ये तो तहकीकात का विषय है, आप सभी तहकीकात कीजिए, मैं फिर इसकी पुष्टि नहीं करता। लेकिन बूचड़ खाने में कैश में खेल होता है और उसी बूचड़ खाने से कैश पूरा ट्रैवल होता है। तो सोचिए, सैकड़ों हजारों करोड़ ब्लैक मनी आपके इकोनॉमी में इंफ्यूज किया जा रहा है और कोई उसका नाम लेने वाला नहीं है। भारत सरकार को इस पर श्वेत पत्र पेश करना चाहिए और जिन लोगों ने भारत के साथ गद्दारी की है उसे सजा मिलनी चाहिए, वरना यह मान लिया जाएगा कि सरकार भी मौन है, सरकार सिर्फ मनोरंजन कर रही है, सिर्फ ढेला फेंक रही है, पत्थर फेंक रही है। हाँ, वो उसको बदनाम कर दिया, निकल लिया, हो गया। आपका काम सिर्फ पॉलिटिक्स करना है, यही मान लिया जाएगा। देश पॉलिटिक्स नहीं, ये खून के धब्बे जो मासूमों के लगे हैं ना, वो उसको आपको उसकी इज्जत रखनी पड़ेगी मिलौद, माननीय प्रधानमंत्री जी। तो माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं
कि जो असली विलेन है धुरंधर का, उसकी गिरफ्तारी का वक्त आ गया है। जांच शुरू कीजिए और देश को बताइए, देश को बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।